नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट है और लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है, उस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो प्रदूषण का टॉपिक दे रखा है, तो उस प्रदूषण के टॉपिक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो प्रदूषण वाला टॉपिक है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी प्रदूषण हैं, उन प्रदूषण से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, उन सभी प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हमने टोटल 50 प्रश्नों को रखा है जो कि आप लोगों के सामने हैं। ठीक, एक एक करके हम इन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यह टोटल 50 प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं, और केवल यह 50 प्रश्न नहीं, इन 50 से आप देखेंगे तो आपके पास 150 से 200 प्रश्न कवर होने वाले हैं, क्योंकि हम इन प्रश्नों की व्याख्या की भी चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है, प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी विद डीके आपका परिवार प्रत्येक दिन क्लास ला रहा है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न के साथ में। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि इनमें से मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। यानी कि आप लोगों के सामने दे रखा है कि मुंबई जैसे कि जो एक बड़े शहरों के रूप में जैसे नाम आता है, तो मुंबई और एक और किसके बारे में दे रखा है बच्चों आप लोगों के सामने, तो मुंबई और दे रखा है कोलकाता। ठीक, तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक कौन है, तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 जिसे कहीं ना कहीं बोला जाता है प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, शैवाली बीजाणु, ओजोन या हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पर इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में जो वायु प्रदूषक के रूप में जो कार्य करता है, ध्यान रखना वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं हम जो ईंधन को जलाते हैं, ठीक, तो ईंधन को जलाने के बाद जो एक तरीके से धुआं निकलता है, वो धुआं निकलने के रूप में यदि देखा जाए तो वो होता है एक तरीके से कार्बन। और ये कार्बन जो है एक तरीके से मानव के शरीर के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि इनमें से किसको या इनमें से किससे ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। जो ताजमहल है बच्चों, उस ताजमहल को जो क्षति पहुंच रही है वो किसकी वजह से पहुंच रही है, तो मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों के द्वारा, यमुना में बाढ़ से, या अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है जैसे ताजमहल की यदि हम बात करें तो ये ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें प्यारे बच्चों आप लोग सामने की जो ताजमहल है, इस ताजमहल की यदि हम बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये निर्माण करवाया था किसके द्वारा बच्चों, शाहजहां के द्वारा, जो स्थापत्य कला एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। ठीक, तो इसमें यदि देखा जाए तो इसको जो क्षति पहुंच रही है वो पहुंच रही है किसके द्वारा, मथुरा तेल शोधनशाला से जो निकले वायु प्रदूषक हैं उनके द्वारा। वहीं आप लोगों को बता दूं मैं कि ताजमहल को क्षति पहुंचने में एक दूसरा कारण यह भी है कि अम्लीय वर्षा, कौन सी वर्षा बच्चों, अम्लीय वर्षा के दौरान भी कहीं ना कहीं ताजमहल को क्या पहुंच रही है, क्षति पहुंच रही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रदूषकों के रूप में फेनोलिक्स को गंदे पानी से निम्न में से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। यानी कि प्यारे बच्चों जो प्रदूषक हैं, उन प्रदूषकों के रूप में फेनोलिक्स को, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फेनोलिक्स को गंदे पानी से निम्न में से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, तो बहुलक अधिशोषक का प्रयोग करके, आयरन विनिमय रेजिन तकनीक का प्रयोग करके, उत्क्रम प्रसारण विधि का प्रयोग करके, या इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक का प्रयोग करके। तो प्रदूषकों के रूप में जो फेनोलिक्स है बच्चों, उसको गंदे पानी से निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना बहुलक अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बहुलक अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 4th नंबर का प्रश्न है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। ठीक, यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर रक्त में कैसा पदार्थ बनाती है बच्चों, एक तरीके से विषैला पदार्थ बनाती है। यदि हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, तो ये हीमोग्लोबिन का लाल रंग जो होता है वो हीम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये हीम वर्णक के कारण होता है। या फिर हम यूं बोलें कि कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों ने मंगल ग्रह के बारे में सुना होगा, तो जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ये आप लोगों को याद होगा।
ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, हीम नामक वर्णन होने के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे कौन सी गैस संयोग करती है कि एक विषैला पदार्थ बन जाता है, तो ऑक्सीजन, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या मेथेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथे का कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ यदि प्यारे बच्चों क्या मिल जाए, हीमोग्लोबिन के साथ यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जो है CO मिल जाए, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या, एक विषैला पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि इनमें से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। यानी कि आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। इन चारों में से यदि देखा जाए तो जो वाहन है, इन वाहनों से जो धुआं निकलता है उस धुएं में कौन सा रूप शामिल नहीं है, जो आप लोगों को बताना है। ठीक, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन एक तरीके से देखा जाए तो ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है। जैसे जल जो है, अब जल प्रदूषण कैसे होता है, तो जल प्रदूषण के बारे में यदि हम बात करें तो जो नदी है, इस नदी में यदि अपमार्जक या फिर साबुन का यदि प्रयोग किया जाता है, किस किस का बच्चों, अपमार्जक का या फिर साबुन का प्रयोग किया जाता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक, नहाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कपड़े वॉश करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे रूप में यदि देखा जाए तो जो जानवर है, उन जानवरों के मरने के बाद नदियों में छोड़ दिया जाता है या उनको जानवरों को उनमें बहा दिया जाता है, तो भी एक तरीके से क्या हो सकता है, जल प्रदूषण। या फिर हम जैसे हमारे खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और वही कीटनाशक यदि नदियां या तालाब में चला जाता है तो वह क्या हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो ऐसे तमाम कारण है। या फिर यदि देखा जाए तो जो फैक्ट्री वगैरह है, उन फैक्ट्री वगैरह से जो जल निकलता है वो जल यदि नदी वगैरह में चला जाता है तो कहीं ना कहीं उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो ऐसे जल प्रदूषण को मापने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वह तकनीक कौन सी है, ऑप्शन में है आप लोगों के सामने, बताइए बच्चों क्या है। ठीक, तो बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि ये बीओडी का फुल फॉर्म है। किसका फुल फॉर्म है बच्चों, बीओडी का फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, यह क्या करता है बच्चों, तो ये पानी में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है उनको तोड़ने के लिए क्या करता है, जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है ये। ठीक है, इसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसे जो बीओडी है इसे क्या बोला जाता है, तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग भी कहा जाता है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इसका एक अलग से नाम है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न होने वाला है, 7वां, कि निम्नलिखित में से भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है। अजैविक मतलब कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो अजैविक का मतलब जिसमें कहीं ना कहीं क्या नहीं पाया जाता भैया, जीव नहीं पाया जाता, उसे हम बोलते हैं अजैविक। तो निम्नलिखित में से भूमिगत जल यानी कि जो भूमि के अंदर जो जल होता है उसकी बात हो रही है, को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है। तो शैवाल है, आर्सेनिक है, विषाणु है, बैक्टीरिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या, आर्सेनिक। क्योंकि आर्सेनिक जो है एक कैसा प्रदूषण है बच्चों, ये तो ध्यान रखना, आर्सेनिक जो है ये अजैविक प्रदूषण है ये। ठीक, अजैविक। ठीक, अजैविक प्रदूषण। बाकी कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो बैक्टीरिया, विषाणु, शैवाल, इनको हम कहीं ना कहीं किसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जीव पाया जाता है तो ये जैविक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और जबरदस्त प्रश्न होने वाला है। 9वां प्रश्न है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहां स्थित है। तो ओजोन परत में यानी कि ओजोन छिद्र का जो पता लगाया गया है बच्चों वो कहां पर है, यह आप लोगों को बताना है। तो भारत के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है, आर्कटिक महासागर के ऊपर है या अलास्का के ऊपर है। तो इस प्रश्न के यदि हम उत्तर की बात करें तो बच्चों ये है अंटार्कटिका के ऊपर। किसके ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं आप लोगों को अंटार्कटिका के बारे में बता दूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर। क्या प्रश्न आता है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसे श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, इसको गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी महाद्वीप को विज्ञान
के लिए समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं। किसके लिए समर्पित? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप प्यारे बच्चों ध्यान रखना आप लोगों के सामने कौन सा होगा? अंटार्कटिका होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 10वां प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। यानी कि जो एक तरीके से जो वायु प्रदूषण है, इस वायु प्रदूषण के द्वारा या इसके फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला जो रोग है वह कौन सा है? तो वात स्फीति है, हृदयघात है, दमा है या दीर्घकालिक श्वसनीय शोथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वात स्फीति। क्या हो जाएगा बच्चों? वात स्फीति हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक बात यहां पर आप लोगों को बता दूं मैं कि जो हृदयघात होता है वह क्या होता है? तो हृदयघात का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरीके से व्यक्ति को जो अटैक आता है उस अटैक को ही क्या बोलते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हृदयघात। क्या बोलते हैं? हृदयघात बोलते हैं। वहीं व्यक्ति को सांस चलने की जो बीमारी होती है, उस सांस चलने की बीमारी को एक तरीके से प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं दमा। ठीक, वहीं वात स्फीति की यदि हम बात करें बच्चों तो इसको एम्फाइजीमा भी बोलते हैं। वात स्फीति की यदि हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? एम्फाइजीमा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका इंग्लिश में भी नाम आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, मुझे भरोसा है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, यदि देखा जाए तो ये किससे संबंधित बीमारी है? तो ये जो है ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। आप लोगों को ध्यान रखना है किससे संबंधित है ये? तो फेफड़े से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को होता क्या है? तो इसमें भी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या लेने में तकलीफ होती है बच्चों? सांस लेने में तकलीफ होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11वां। निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव का अर्थ है कि हरित गृह प्रभाव जो है उसका अर्थ क्या है, यह आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन में है शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही एक तरीके से किसका अर्थ है? ये हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है बच्चों। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है बच्चों? गैसों का मिश्रण। ठीक, अब ये जो गैसों का मिश्रण है, इस गैसों के मिश्रण की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसको प्रदूषित कौन नहीं करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12वें का कि CO2। ठीक, तो जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है, ध्यान रखना, ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है तो CO2। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। 13वां प्रश्न है। ठीक, कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? यानी कि ऊर्जा का एक ऐसा रूप जिससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो वह ऊर्जा कौन सी है? पेट्रोल है, परमाणु है, कोयला है, सौर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सौर। क्योंकि सौर ऊर्जा जो है आप लोगों को पता होगा कि सौर ऊर्जा को जिससे प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? सूर्य से। और सूर्य जो होता है ये क्या है बच्चों? तो सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की यदि हम बात करें, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। तो एक प्रकार से सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14वें नंबर का प्रश्न है। क्या है कि इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है एक तरीके से कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो कोयला, डीजल, हाइड्रोजन, केरोसिन? तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा ईंधन है जो पर्यावरण को क्या करता है? कम प्रदूषित करता है। बाकी कोयला, डीजल, केरोसिन, इनसे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है या किस चीज का उत्सर्जन होता है बच्चों? धुएं का उत्सर्जन होता है। और धुआं जो है एक तरीके से क्या करता है? पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग वीडियो को देखते हैं और यदि लाइक नहीं करते हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन स्टडी विद डीके आपको आप लोगों को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्योंकि ये प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए यह YouTube चैनल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। बस उसी मेहनत का फल यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। क्या है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है, यानी कि एक तरीके से जो वायु प्रदूषक है इनका विश्वसनीय संकेतक क्या है। तो हरे शैवाल तथा लीवरवर्ट है, लाइकेंस तथा मोस है, नीम तथा समुद्र शोक है, फर्श तथा साइकस है। तो वायु प्रदर्शनी का यदि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसका संकेत जो है वो है लाइकेंस तथा मोस। ठीक, लाइकेन की यदि हम बात करें तो ये लाइकेन क्या है, तो कवक और शैवाल के मिलने से जो बनता है भैया, कवक और शैवाल के बीच में, किस किस के बीच में, कवक और शैवाल के बीच में एक तरीके से सहजीविता का काम करता है, तो वो कौन करता है, लाइकेन करता है। चलिए अगला प्रश्न है 16वां। क्या है प्रश्न आप लोगों के सामने कि इनमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो वायुमंडल में प्रदूषण को नहीं फैलाता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो वायुमंडल में प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। क्या है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सकितमयता रोग होने का कारण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। क्या प्रश्न है आप लोगों के सामने कि लोहा सकितमयता, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो ये किसकी वजह से आता है, ये आप लोगों को बताना है कि ये है क्या। ठीक है, ऑप्शन में है आप लोगों के सामने, क्या है, मरकरी है, सिलिका है, कैडमियम है, सीसा है। किसकी वजह से यह रोग होता है यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो बच्चों बताइए सभी लोग, क्या है ये रोग। मरकरी की वजह से होता है, सिलिका की वजह से होता है, या फिर यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों किसकी वजह से, ये आपके सामने सीसा की वजह से। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो रोग होता है, यह होने वाला जो रोग है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। ये जिसकी वजह से होता है, यह होता है सिलिका की वजह से। किसकी वजह से होता है, ये सिलिका की वजह से होता है, क्योंकि जो मजदूर काम करते हैं तो काम करने के दौरान ये कहीं ना कहीं जो अयस्क होता है ये व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 18वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, यानी कि ऐसे प्रदूषण जो मानव के द्वारा होते हैं या मानव के द्वारा फैलते हैं, तो उन्हें परजैविक कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, पीड़ाहारी कहते हैं या ह्यूमेलिन कहते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, उन्हें बोला जाता है क्या, परजैविक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जैसे डीजे का जो साउंड होता है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण को करता है। वहीं वाहनों की जो आवाज होती है, उन वाहनों से निकली हुई आवाज से भी एक तरीके से कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इनमें से जो ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण है वो क्या है, जेट उड़ान है, पॉप संगीत है, भारी ट्रक यातायात है या निर्वाचन सभाएं हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जेट उड़ान। इस जेट उड़ान से कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, और जबरदस्त प्रश्न है बच्चों कि इनमें से पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करता है। ओजोन जो स्तर है जिसे O3 के नाम से जाना जाता है, या फिर हम यूं बोले बच्चों कि ये जो जिस मंडल में पाई जाती है वो मंडल कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है समताप मंडल। कौन सा मंडल है, समताप मंडल है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में पाई जाती है O3। इसका काम क्या है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करना, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, या वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का सही से उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को क्या करता है, कम करता है। और ओजोन जो दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जो आप लोगों के सामने प्रश्न दे रखा है कि मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। यानी कि जो 1965 में जापान में महामारी आई थी, मिनी माता महामारी, तो ये किसके प्रदूषण के कारण आई थी, पारद के, फ्लूओराइड के, सीसा के या डीडीटी के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों पारद। पारद को ही एक तरीके से पारा बोला जाता है, या इसी की यदि हम बात करें तो क्या बोलते हैं, इसे मरकरी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं बच्चों, मरकरी कहते हैं। ठीक है, चलिए कमरे के ताप पर द्रव धातु के बारे में यदि हम बात करें तो वह भी कौन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो पारद है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, और अच्छा प्रश्न है बच्चों, बताइएगा क्या है प्रश्न। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों
में जल प्रदूषण की माप की जाती है। जो नदियों के अंतर्गत जो जल प्रदूषण है, उस जल प्रदूषण की जो माप की जाती है बच्चों, वो किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार, नाइट्रोजन की घुली मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली मात्रा से, या C12 की घुली मात्रा से। तो आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन दे रखे हैं, हालांकि चौथा ऑप्शन नीचे ये आ गया है कि ओजोन की घुली हुई मात्रा से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोगों के सामने बच्चों क्या हो जाएगा? तो 22वें का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से किसका पता लगाया जाता है? नदियों में जल प्रदूषण की माप का पता लगाया जाता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है 23वां। ठीक है, क्या है? निम्न में से वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है जो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग यदि बढ़ती है, क्या बढ़ती है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? तो ये विभिन्न प्रकार की गैसें जब वायुमंडल में पहुंचती है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सहायक है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ मात्रा में मीथेन भी है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ मात्रा में मीथेन भी है। तो यह सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा यदि वैश्विक तापमान होता है? तो फसल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा, तट रेखा में परिवर्तन आएगा, समुद्री तल में वृद्धि होगी, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। यदि एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ये सारी चीजों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ग्लोबल वार्मिंग यदि होती है या तापमान बढ़ता है तो एक सबसे बड़ा रीजन होगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्लेशियर का पिघलना। किसका पिघलना? और ग्लेशियर का पिघलना जो है वो सबसे बड़ा मेन कारण रहेगा। और ग्लेशियर यदि पिघलेंगे तो इनका पानी कहां पर आएगा? नदी में। और नदी में यदि पानी आया तो नदी इसमें क्या आएगी बच्चों? बाढ़ आएगी, जिससे कहीं ना कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 24 नंबर का प्रश्न है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहता है तो अंततः क्या होगा? ठीक, यदि जैसे आज वर्तमान में जल प्रदूषण हो रहा है, मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके बताए हैं जल प्रदूषण के लिए, और जल प्रदूषण की जो जांच की जाती है वो भी आप लोगों को बताया। इसको BOD बोलते हैं, बायो ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक, जैव रासायनिक मांग कहते हैं। इससे जांच की जाती है। तो यदि इस तरह से बढ़ता रहा तो क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। जल, ये पादपों है ना, जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे, जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जल पादपों के लिए, किसके लिए? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इनमें से धूल प्रदूषण रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष है, यानी एक तरीके से जो धूल प्रदूषण है, इस धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष काम में लिया जाता है? सीता, अशोक, पॉपुलर, महुआ, नीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने नीम। नीम जो है एक तरीके से किसको रोकने का काम करता है? यह धूल प्रदूषण को रोकने का काम करता है। ऐसे ही एक और वृक्ष के बारे में बता दूं आप लोगों को, जेट्रोफा। जेट्रोफा या फिर जिससे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? रतन जोत। इस रतन जोत से क्या प्राप्त किया जाता है? तो रतन जोत या जेट्रोफा से यदि बात की जाए तो इससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। क्या? बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। और ऐसे ही एक और वृक्ष के बारे में बता दूं मैं, सिनकोना नामक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? सिनकोना। इस सिनकोना नामक वृक्ष की जो छाल है, उस छाल से ध्यान रखना, एक दवा बनाई जाती है जिस दवा का नाम है कुनेन। और इस कुनेन का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के रूप में किया जाता है। ये वृक्ष की बात आई थी इसलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि महत्वपूर्ण है। महुआ की यदि हम बात करें तो महुआ जो है इससे क्या बनाई जाती है? तो बच्चों मदिरा को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नीम का प्रयोग यदि देखा जाए तो नीम के प्रयोग में यदि देखें हम तो इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, जैविक कीटनाशक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 26वां, निम्नलिखित में से भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल में दुर्घटना हुई थी, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा भैया कि जो भोपाल में दुर्घटना हुई थी ये कब हुई थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, भोपाल दुर्घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस आंसर की यदि हम बात करें तो इस आंसर क्या होगा आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए यहां पर यदि बात करें हम तो ऑप्शन में है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक। वहीं यदि हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, एम नाइट्रस ऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या इथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल के अंतर्गत जो दुर्घटना हुई थी प्यारे बच्चों, इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक, जिसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? इसे MIC के नाम से जानते हैं। वहीं यदि इस घटना की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, भोपाल दुर्घटना जो घटना हुई थी ये 3 दिसंबर 1984 को घटना हुई थी। ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जो कि एक बहुत बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है, ठीक। और जिस
कंपनी में ये घटना हुई थी, ध्यान रखना उस कंपनी का नाम क्या था, भोपाल में स्थित कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी ये, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक। और कहा जाता है कि ये इतना भयंकर रिसाव हुआ था कि जिसमें लगभग कितने लोगों की जान गई थी प्यारे बच्चों, तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8000 लोगों की इसमें क्या हो गई थी, जान गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे लोग तो इसमें घायल हो गए थे, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या होने वाला है, तो अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने यह प्रश्न कवर किया है, कौन सा 26वां, अब हम बात करते हैं 27वें की, ठीक है। निम्नलिखित में से भूमिगत जल के प्रवाह के साथ जो नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें प्रदूषण कहते हैं, स्त्राव कहते हैं, मिट्टी के कण कहते हैं या निक्षालक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो उन्हें बोलते हैं निक्षालक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 28वां। 28वां क्या है, हरित गृह गैसें निम्न में से कौन सी है। एक तरीके से वह गैस जो एक तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली जो गैसें हैं वह कौन सी है, तो मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया। ऐसे ही CFC, CO2, CH4, NO2, CFC, CO2, NH3, N2, CO2, O2, NO2, NH3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। यह जो गैसें हैं एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो ये क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्य वायु प्रदूषक होता है, जो वायु को प्रदूषित करता है वह कौन है। तो ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, गंधक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो एक तरीके से वायु को प्रदूषित करता है, तो प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, क्या है कि निम्नलिखित में से पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है और पतला करके, यानी कि एक तरीके से किसको पतला करके ये जेट प्रदूषण को पैदा करता है, O3 परत को, CO2 परत को, O2 परत को, SO2 परत को। तो एक तरीके से इस प्रश्न के यदि हम उत्तर की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत को पतला करके ये क्या करता है, जेट प्रदूषण जो है वो पराध्वनिक प्रदूषण पैदा करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 31, ठीक, कि इनमें से कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा योगदान करती है किसके लिए बेटा, तो हरित गृह प्रभाव के लिए। तो मीथेन, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं करती, लेकिन ज्यादातर मात्रा में पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए इनमें में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो इनके लिए यदि देखा जाए पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण का संरक्षण का मतलब क्या है, तो कि वन कटाई, जैसे वन कटाई है, इस वन कटाई के ऊपर क्या करना भैया, मतलब एक तरीके से प्रतिरोध उत्पन्न करना, या इनके लिए एक तरीके से वन कटाई के लिए नियम लागू करना, ठीक। या फिर एक तरीके से देखा जाए तो समय समय पर पर्यावरण की देखरेख करना। ये सारे के सारे यदि इन चीजों को अपनाया जाए तो क्या किया जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। तो इनके लिए कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है, चिपको, नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस। तो यदि देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इन ऑप्शन के आधार पर जो काम कर रही है वो है ग्रीन पीस, ठीक। प्यारे बच्चों, ग्रीन पीस की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना ग्रीन पीस की स्थापना होती है 1971 में, ठीक। इसका जो मुख्यालय है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में, ठीक। और एम्स्टर्डम में जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो अलग अलग एजेंसियां काम करती है उनमें नाम आता है UNEP, ये भी पर्यावरण के लिए कार्य करती है। वहीं WWF की यदि हम बात करें तो यह भी पर्यावरण के लिए काम करती है। वहीं IUCN की यदि हम बात करें तो यह भी पर्यावरण के लिए भी काम करती है। बाकी कुछ हद तक देखा जाए तो UNO भी काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर ग्रीन पीस है। UNOP की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, 1972 में इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। और वहीं IUCN की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो इसकी स्थापना होती है 1948 में, ठीक। तो यहाँ पर एक तरीके से इन दोनों की यदि हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में, तो इनका मुख्यालय जो है वो है ग्लांड नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों, ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं प्यारे बच्चों। और वहीं यदि देखा जाए तो यूएनओपी का मुख्यालय कहां पर है, यूएनईपी का, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में। ठीक, और नैरोबी कहां पर पड़ता है, तो ध्यान रखना नैरोबी पड़ता है केन्या में। कहां पर पड़ता है बच्चों, केन्या में पड़ता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को 32वें नंबर के क्वेश्चन से दी है। यूएनओ की यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन सा, यूएनओ है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1945 बच्चों, कब होती है, 1945। इसका मुख्यालय कहां पर है यूएनओ का, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33। प्रश्न है निम्नलिखित में से डीडीटी होता है। डीडीटी की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये जैव अपघटनी प्रदूषण, प्रतिजैविक होता है, अजैव अपघटनी प्रदूषण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, तो अभी हम बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने किसके बारे में, डीडीटी के बारे में। तो डीडीटी जो होता है वो क्या होता है, तो ये अजैव अपघटनी प्रदूषण होता है। क्या होता है ये, अजैव अपघटनी प्रदूषण। अब आप लोगों को पता होना चाहिए अजैव अपघटनी मतलब जो एक तरीके से खत्म नहीं होता है ऐसा प्रदूषण है ये। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या भैया पूछा जाता है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो डाई क्लोरो, लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने, लिख लेना इसे, है ना, डाई क्लोरो डाईफेनिल। ठीक है, डाईफेनिल, डाईफेनिल, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये आप ध्यान रखना, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका क्या है बच्चों, पूर्ण रूप है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक ऐसा रासायनिक होता है जिसका इस्तेमाल जो होता है प्यारे बच्चों किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। डीडीटी का जो प्रयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यदि देखा जाए तो ये कैसा होता है, तो गंधहीन एवं रंगहीन होता है। ये कैसा होता है, गंधहीन होता है। और गंधहीन के साथ साथ यदि देखा जाए तो डीडीटी जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, तो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम रंगहीन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को डीडीटी को लेकर कि जो डीडीटी है ये क्या करता है, तो हमारे जो बाल हैं या सर हैं उनमें जो जूं पड़ जाती है उनको खत्म करने का काम भी कौन करता है, डीडीटी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है 34। क्या प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणी है। एक तरीके से जैव निम्नीकरणी का मतलब जिसे समाप्त किया जा सकता है, तो एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, कागज है, डीडीटी है। तो प्यारे बच्चों एक तरीके से कागज जो है वो जैव निम्नीकरणी है क्योंकि इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने 35। निम्न में से किसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। निम्न में से किसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, वनों की अग्नि से, जीवों के शोषण से, या कारखानों के धुएं से। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो हुआ है मुख्यतः किससे हुआ है प्यारे बच्चों, जीवों के शोषण से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36। निम्नलिखित में से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ये इंफ्रारेड किरणों को, कॉस्मिक किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी विकिरणों को। तो जो ओजोन परत है ये करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक, जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने लिखा है कि यू आर ऑल वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। प्यारे बच्चों यदि वीडियो को आप देखते हैं और यदि लाइक नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को हमारा ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने आप लोगों के लिए ही यहाँ पर टेलीग्राम का मैंने नाम दे रखा है ऑनलाइन स्टडी विद डीके नामक टेलीग्राम पर चले जाइए, आप लोगों को इनके पीडीएफ मिल जाएंगे। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार बेहतरीन बेहतरीन पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाले हैं। और प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए बाल विकास, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन यानी कि रीड के अंतर्गत जो जो एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी की तैयारी बहुत शानदार और जोर और शोर से करवाई जा रही है। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही भरोसा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है, इनमें से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है। तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हैं इनको रोकने की यदि हम बात करें तो इनको रोकने का काम कौन करती है, तो प्यारे बच्चों इनको रोकने का काम करती है ओजोन परत। कौन सी परत करती है, ओजोन परत करती है, ये आपको पता है। लेकिन यदि फिर भी आ जाती है तो ये कौन सा कैंसर करती है, यकृत का कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर या त्वचा का कैंसर, तो ये करती है प्यारे बच्चों त्वचा का कैंसर। चलिए अगला प्रश्न है 38।
इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। मतलब किसके द्वारा जल प्रदूषण होता है जिसको साफ करने के लिए पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन में है प्यारे बच्चों मरकरी का, आर्सेनिक का, सेवाली पुष्पपुंज का या कैडमियम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कैडमियम का। ठीक है, चलिए 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ये एक तरीके से वही बात हो गई है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों। वैश्विक तापन किसको लेकर, ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है, प्रश्न को घुमा दिया है। वैश्विक तापन या फिर हम यूं बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग, क्या आ सकता है यहाँ पर? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली जो गैस है वह कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल ऑक्सीजन, केवल मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए इनमें से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया जाता है? मतलब एक तरीके से जो औद्योगिक क्षेत्र है उनसे जो जल निकाला जाता है उस जल के प्रदूषण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो साथी घास का, पार्थेनियम का, जलकुंभी का या इन दोनों का? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि एक तो साथी घास का और एक तरीके से देखा जाए तो प्यारे बच्चों किसका? पार्थेनियम का। तो इन दोनों के प्रयोग करके जो औद्योगिक है, इन औद्योगिक क्षेत्रों से जो जल निकलता है उनकी यदि हम बात करें तो उनसे कहीं ना कहीं क्या पाई जा सकती है सर? निजात पाई जा सकती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है बच्चों, तो पार्थेनियम जो है ये फूलने वाले पौधों का एक वंश होता है। क्या होता है? ये फूलने वाले जो पौधे होते हैं उनका वंश है, ये फूलने वाले पौधों का वंश। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका प्रयोग करके जल प्रदूषण को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तचाप को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा कर देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में किसको प्यारे बच्चों? बीपी को, यानी कि ब्लड प्रेशर। तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्यतः कितना होना चाहिए? 80 से 120 होना चाहिए, इससे ना तो ज्यादा ना ही इससे कम। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, स्फिग्नो मैनोमीटर का इस प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि बीपी को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो आपको बता दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42। क्या प्रश्न है जरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? कि यानी कि ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक है जिसके कारण मनुष्य में कौन सा प्यारे बच्चों? तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है नर्व सिस्टम। प्यारे बच्चों कौन सा सिस्टम होता है? ये नर्व सिस्टम। अब एक तरीके से यदि देखा जाए तो मनुष्य में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है प्यारे बच्चों, किसका? सूचना का आदान प्रदान जिसकी वजह से होता है वो क्या है? तो सूचना का आदान प्रदान प्यारे बच्चों जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के ही द्वारा होता है। जैसे हमें गर्म लगना, कांटे का चुभना, या एक तरीके से हम देखें तो किसी भी जंतु के काट लेने से अपने हाथ को एकदम दूर खींचना, ये सब किसकी वजह से होता है? तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। ठीक, तो इसको प्रभावित करने वाला जो वायु प्रदूषक है वो कौन सा है? सीसा, सितिका, पारा, कैडमियम। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीसा। चलिए अगला प्रश्न है 43। क्या है प्यारे बच्चों? इस क्लास के अंतर्गत पूरे मैंने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित टोटल 50 प्रश्न लिए हैं। बस आप लोग बने रहिए। मैंने आपसे कहा है केवल 50 नहीं, 50 से आज की क्लास में आप 200 क्वेश्चन कवर कर लेकर जाने वाले हैं। इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है? जैव निम्नीकरणीय का मतलब जिसे कहीं ना कहीं क्या किया जा सकता है प्यारे बच्चों? समाप्त किया जा सकता है, और उसे कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल से भी कहीं ना क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। तो विरंजक बहिस्त्राव, रंजन बहिस्त्राव, भारी धातुएं या वाहित मल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाहित मल हो जाएगा। ठीक, वाहित मल का मतलब जो मनुष्य के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मनुष्य के द्वारा जो त्यागा गया, मनुष्य के द्वारा जो त्यागा गया अपशिष्ट पदार्थ होता है वो एक तरीके से क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो वो कहलाता है वाहित मल कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने
4 कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो कौन से रोग को पैदा करते हैं, मानसिक रोग को पैदा करते हैं, उनमें से क्या होता है, निम्न में से किसके द्वारा यह भी हो सकता है कि मानसिक रोग पैदा होता है। तो पीबी जिसे लेड कहते हैं, SO2, NO2, Hg। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों पीबी जिसे क्या बोलते हैं, लेड कहते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 45। इनमें से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है। अक्षयकारी का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं क्या नहीं होता प्यारे बच्चों, समाप्त नहीं होता। अक्षय देखो दो चीजें होती है, एक तो क्षयकारी, ठीक, क्षयकारी का मतलब जो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जो समाप्त हो जाता है, अक्षयकारी जो समाप्त नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन की यदि हम बात करें DDT, प्लास्टिक, पारा, उपरोक्त सभी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो एक तरीके से देखा जाए तो क्या है बच्चों, ये अक्षयकारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 46। ठीक, 46 नंबर का प्रश्न है, क्या है, फ्लाइव ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो निम्न के द्वारा उत्पन्न होता है। जो फ्लाइव ऐश वातावरणीय प्रदूषण है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आटा मिल, सीमेंट उद्योग, बर्मल वाटर प्लांट या फिर उर्वरक संयंत्र। तो ध्यान रखें फ्लाइव ऐश वातावरणीय प्रदूषण जो होता है यह बर्मल पावर प्लांट की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 47 कि निम्नलिखित में से मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। जो बड़े शहर है उनकी यदि हम बात करें तो उनमें नगरों में जो प्रदूषण होता है उसका मुख्यतः कारण क्या है, तो वहां पे उद्योग ज्यादा है, कीटनाशक का प्रयोग होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ का होता है, स्वतः चलित वाहन से होता है। तो मेट्रोपॉलिटन नगरों में यदि देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो स्वतः चालित वाहन से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है बच्चों। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्या करता है, वायु प्रदूषण करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या धुआं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है 49। निम्न में से तेज वर्षा पर्यावरण प्रदूषण से होती है। जो तेज वर्षा होती है वो कौन से प्रदूषण के कारण होती है, किस किस चीज के मिलने से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यदि मिलती है तो क्या होती है, तेज वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है सभी लोगों के सामने और बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, ठीक, क्योंकि यहां तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है, ऑक्सीजन से सहयोग करती है, हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसके साथ सहयोग करती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करती है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्या है, प्रदूषक के रूप में है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हमने टॉप 50 प्रश्न की चर्चा की है। जो टॉप 50 प्रश्न किससे संबंधित थे, हमारे प्रदूषण से संबंधित थे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।